नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी के अभी जो है एग्ज़ाम एक शिफ्ट का बचा हुआ है जो 25 फरवरी का है। टोटल 3 शिफ्ट का भी एग्ज़ाम बचा हुआ है। जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आपका 5 से 6 नंबर आपको श्योर हो जाएगा। सॉरी, 5 से 6 नंबर क्वेश्चन जो है यानी 10 नंबर तक आप श्योर कर सकते हैं, क्योंकि लगातार जो है प्रश्न रिपीट हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज पूछा गया है कि इस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर जोर दिया गया था। भारत के 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर जोर दिया गया था। यह योजना साल 2007 से लेकर 12 के बीच लागू रहा था। इस योजना में शिक्षा के क्षेत्र में कई समस्याओं का समाधान करने का लक्ष्य रखा गया था। और मैंने जो है पंचवर्षीय योजना का डिटेल वीडियो दिया था और मैंने हर वीडियो में बोला है कि जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको पंचवर्षीय योजना से लगातार 2 से 3 ही प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए इतना नंबर आपको श्योर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात पूछा गया था, तो 919 हो जाएगा। और मैंने अगर बात करें लिंगानुपात के मामले में, केरल राज्य का नंबर 1 सबसे ऊपर हो जाएगा और केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। वहीं पुडुचेरी में लिंगानुपात 1038 हो जाएगा, यानी केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी पहले आ जाएगा। लिंगानुपात का मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं होता है। भारत में हमेशा ही महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम होता है। 20वीं सदी के शुरुआत में भारत का लिंगानुपात 972 था। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का लिंगानुपात 943 है। 2011 की जनगणना के मुताबिक हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम था। 2011 की जनगणना के मुताबिक दमन और दीव में लिंगानुपात सबसे कम था। 2011 की जनगणना के मुताबिक पुडुचेरी में लिंगानुपात सबसे ज्यादा था। ये सभी केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनएफएसए के मुताबिक केरल में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। केरल का लिंगानुपात 1084 हो जाएगा। वहीं पुडुचेरी का लिंगानुपात 1037 है। बिहार का लिंगानुपात 918 है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। महाराष्ट्र का लिंगानुपात 929 है। तमिलनाडु का लिंगानुपात 996 है। आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात 993 है और छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 हो जाएगा। और मैंने जनगणना का 2 घंटे का डिटेल वीडियो दिया हुआ है, उसको जरूर देख लीजिएगा। जनगणना का डिटेल वीडियो दिया हुआ है 2 घंटे का है। जिनका भी अभी एग्जाम बचा हुआ है इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जनगणना से जो 2% नहीं कि 4 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पारिस्थितिकी आवास क्या है? ये जो है इस प्रकार का प्रश्न दिया गया था। अगर बात करें, पारिस्थितिकी आवास वह जगह है जहाँ कोई जीव या प्रजाति रहता है। यह प्रजाति को अपने जीवन चक्र को पूरा करने में मदद करता है और पारिस्थितिकी तंत्र में कई आवास होते हैं जो एक दूसरे से आंशिक रूप से मिलते जुलते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? सभी को पता है, केरल हो जाएगा। और केरल का एक और हो जाएगा, कथकली हो जाएगा। अब चलिए इंपॉर्टेंट जो जितने भी शास्त्रीय नृत्य है वो सभी कवर करते हुए चलते हैं और उसके नृत्यांगना भी देख लेते हैं, क्योंकि लगातार इससे प्रश्न बन रहा है। शास्त्रीय नृत्य के नृत्यांगना जान लीजिए, क्योंकि हर शिफ्ट में 1-2 प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है। ओडिसी से कौन कौन संबंधित है? केलुचरण महापात्र ओडिसी से संबंधित है। सोनल मानसिंह ओडिसी के हैं। गीता महलिक और डॉक्टर मीनाती मिश्रा ये सभी जो है ओडिसी के संबंधित है। कथकली की बात करें तो पीके कुंजुकुरुप, कलामंडलम राजन, मधुवर वासुदेवन नायर, कलामंडलम गोपी, कलामंडलम रमनकुटी नायर सभी जो है कथकली की नृत्यांगना है। कुचिपुड़ी की बात करें तो राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, वैजंती काशी, वेमपति चीना सत्यम ये सभी जो है कुचिपुड़ी के नृत्यांगना है। यक्षगान की बात करें तो रामचंद्र सुब्रिया हेगड़े चिंतनी ये यक्षगान के नृत्यांगने हैं। सतरिया की बात करें तो घनकांत बोरोबयान ये जो है सतरिया की प्रतिपादक है। कोडियाट्टम की बात करें तो अमनूर माधव चक्यार हो जाएगा। पंडवानी की बात करें तो 3 जन जाने जाते हैं, आप सभी लोग को पता है। कालबेलिया की गुलाबो सपेरा जानी जाती हैं। क्रिएटिव नृत्य कोरियोग्राफी के लिए उदय शंकर को जाना जाता है। कथक से कौन कौन संबंधित है जान लीजिए, बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, शंभू महाराज, सितारा देवी, प्रेरणा श्रीमाली, सुनैना हजारीलाल, कुमुदनी लखिया, शोभना नारायण जो आज पूछा गया है, ये सभी जो कथक से संबंधित है। भरतनाट्यम के जान लीजिए, टी बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, वैजंती माला, आनंद शंकर, जयंत, सीबी चंद्रशेखर, गुरु श्री एम के सरोजा ये भी जो है पूछा गया प्रश्न है, जो आज ही के दिन पूछा गया, शायद फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। शांता और वीपी धनंजय भरतनाट्यम से संबंधित है। मणिपुरी की बात करें तो अमोवी सिंह, बीनो देवी, राजकुमार सिंह जी सिंह ये सभी जो और झावेरी बने ये सभी मणिपुरी के नृत्यांगना। और मणिपुरी से एक आज सुबह जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न, आप जाके फर्स्ट शिफ्ट वाला जरूर देख लीजिएगा। मोहिनीअट्टम की बात करें तो श्रीमती कलामंडलम छेमवती, पवित्रन डॉक्टर श्रीमती कनक रेले का संबंध मोहिनीअट्टम से है।
छऊ की बात करें तो मकर ध्वज दरोधा और पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, ये सभी जो है छऊ के प्रतिपादक है। ओडिसी की बात करें तो केलुचरण मात्र महापात्र, सोनल मानसिंह, गीता महलिक और डॉक्टर मीनाती मिश्रा संबंधित है। कुछ वाद्य यंत्र के वादक भी जान लीजिए। बांसुरी से कौन कौन संबंधित है? हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, वी कुंजमणि, एन लीला आदि, ये सभी जो है बांसुरी के लिए जाने जाते हैं। सितार की बात करें तो निखिल बनर्जी, पंडित रविशंकर, विलायत खान, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमा शंकर मिश्र, ये सभी जो सितार के लिए जाने जाते हैं। तबला की बात करें तो लतीफ़ खान, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, सुखविंदर सिंह, गुदाई महाराज, फैयाज खान, ये सभी तबला के लिए जाने जाते हैं। सरोद की बात करें तो अली अकबर खान, अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, हाफिज खान, विश्वजीत राय चौधरी, ये सभी जो है सरोद के लिए जाने जाते हैं। शहनाई की बात करें तो दया शंकर, बिस्मिल्लाह खान, जगन्नाथ अली, अहमद हुसैन खान, ये सभी जो है शहनाई के लिए जाने जाते हैं। वायलिन की बात करें तो विष्णु गोविंद जोग, डॉक्टर एन राजन, एल सुब्रमण्यम, संगीता राजन, कड्डी वैद्यनाथन, ये सभी वायलिन के लिए जाने जाते हैं। वीणा की बात करें तो बदरुद्दीन डागर, कल्याण कृष्ण भगवतार, एस बालचंद्रन, वी दोरास्वामी आदि, ये सभी जो है वीणा के लिए जाने जाते हैं। संतूर के लिए कौन कौन जाने जाते हैं? भजन सोपोरी, शिव कुमार शर्मा, ये सभी संतूर के लिए जाने जाते हैं। पखावज की बात करें तो गोपाल दास, उस्ताद रहमान खान, छत्रपति सिंह आदि, ये सभी पखावज के लिए जाने जाते हैं। रुद्र वीणा, असद अली खान, उस्ताद सादिक अली खान, ये सभी जो है रुद्र वीणा के लिए जाने जाते हैं। मृदंगम का देख लीजिए, पालधार रघु, ठाकुर भिकम सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह आदि, ये सभी मृदंगम के लिए जाने जाते हैं। सारंगी के लिए उस्ताद बिंदव खान, माधव प्रसाद आदि, सभी सारंगी के लिए जाने जाते हैं। सिमझनी की बात करें तो जुबिन मेहता फेमस है। नादस्वरम की बात करें तो राज रतन पिल्लाई और शेख चिन्ना मौला, ये सभी नादस्वरम के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शकों को और किस नाम से भी जाना जाता है? शकों को इंडो-सीथियन के नाम से भी जाना जाता है। शक ईरानी खानाबदोश लोगों का एक समूह था जो शक जनजाति के नाम पर ही शक युग का नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2024 के आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव कौन है? डॉक्टर पीके मिश्रा है। और मैंने बार बार बोला है, नियुक्ति से लगातार प्रश्न बन रहे। आप लोग टेलीग्राम पर जाइए, स्पीडी करंट पर डाउनलोड कर लीजिए और सारे नियुक्ति के प्रश्न याद कर लीजिए, क्योंकि लगातार से इससे भी 2 से 3 प्रश्न लगातार बन रहे, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरोजा वैद्यनाथन किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित। और अभी जस्ट मैंने जो है टोटल शास्त्रीय नृत्यांगना आपको करा दिया, उसमें आपको नाम भी दिख गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोणार्क नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। और मैंने कल ही जो फर्स्ट नहीं ये क्वेश्चन कराया है, आपने एनालिसिस देखे होंगे तो आपको पता चल चुका होगा। अगर बात करें ओडिशा में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार, नवकलेवर जगन्नाथ मंदिरों से जुड़ा है। यह त्योहार दारू ब्रह्मा नाम की नीम की लकड़ी से बने देवी देवताओं के साथ मनाया जाता है। दुर्गा पूजा भी ये भी ओडिशा में मनाया जाता है। रथ यात्रा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जगन्नाथ रथ यात्रा के नाम से मशहूर है। यह त्योहार देश के सबसे प्रतिष्ठित त्योहारों में से एक है। पुरी में चंदन यात्रा मनाया जाता है जो 21 दिनों तक चलता है। शिवरात्रि साई व्रतों का प्रमुख त्योहार जिसे जगरात्रा भी कहा जाता है। इस दिन भक्त खासकर महिलाएं पूरी रात जागरण करती है। कोणार्क डांस फेस्टिवल खुले आसमान में होने वाला यह त्योहार नृत्य और संगीत का जश्न मनाता है। पूरी बीच फेस्टिवल यह हर साल नवंबर के महीने मनाया जाता है और यह एक आधुनिक त्योहार है। कलिंग महोत्सव यह भी ओडिशा में मनाया था और मार्शल आर्ट्स की प्रदर्शन कला का रूप है। रज रानी म्यूजिक फेस्टिवल भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्धता और मौलिकता का जश्न मनाने के लिए फेस्टिवल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी किसके माध्यम से भारत में प्रवेश करती है? लेह के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए किसे ग्रैमी पुरस्कार मिला था? ए.आर. रहमान को दिया गया था। अगर बात करें फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए ए.आर. रहमान को ऑस्कर पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था। अगर बात करें ए.आर. रहमान को फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत और गीत जय हो के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था। साल 2009 में ए.आर. रहमान पहले भारतीय थे जिन्होंने एक ही साल में 2 ऑस्कर अवार्ड जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीरज चोपड़ा को हाल ही में किस खेल में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। इसका जो क्वेश्चन जो एग्जैक्ट मिला नहीं है, लेकिन अब जान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट बात। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हुआ था और ट्रैक एंड फील्ड एथलीट प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी है। नीरज ने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था। अगर बात करें ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने एशियाई खेल में 2 बार यानी कि 2018 और 2023 में स्वर्ण पदक जीते हैं, नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए थे। इसके अलावा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में। मैंने बार बार करा है, अनुच्छेद 12 से 35 हो जाएगा और ये जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो अब जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, आज हम बात करने वाले एसएससी के बेस्ट क्वेश्चन बैंक के बारे में है, जो है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की एसएससी की क्वेश्चन बैंक। इस बुक में आपको 16 चैप्टर के 8900 टीसीएस प्रीवियस क्वेश्चन के साथ मिल जाएंगे। इसके साथ साथ इसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज में भी आपको टाइप वाइज और टाइप वाइज में भी आपको एग्जाम वाइज क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चाहे आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी एमटीएस सीजीएल सीजीएल, इन सभी के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको अगर बात करें इतिहास में तो आपको प्राचीन भारत के इतिहास में पहले आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद इसमें एसएससी जीडी एमटीएस सीजीएल सभी एग्जाम वाइज भी क्वेश्चन को देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जितने भी चैप्टर होते हैं, चैप्टर में भी आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ इसमें आपको डिटेल सोल्यूशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसका हल देख सकते हैं, इसमें आपको डिटेल सोल्यूशन देखने को मिलेगा, जिससे आपके अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी 3 बुक और भी आती है, इंग्लिश की भी क्वेश्चन बैंक आती है, इसके अलावा रीजनिंग की भी क्वेश्चन बैंक आती है और मैथ्स की भी क्वेश्चन बैंक आती है। और मैंने आपको जीएस बता ही दिया। इन सभी का बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर वहां से परचेज कर सकते हैं, या आप एग्जाम कार्ड की वेबसाइट से भी ले सकते हैं, या फ्लिपकार्ट या अमेजोन कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना गाडगिल मॉडल पर आधारित था। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है यह गाडगिल मॉडल पर आधारित था। अब चलिए इंपॉर्टेंट सभी पंचवर्षीय योजना का एक फैक्ट देख लेते हैं। पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 तक था और इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र पर ध्यान के साथ बहुउद्देशीय परियोजना जैसे हीराकुंड डैम और भाखड़ा नांगल डैम का बनाना था। और इसका जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य जो 2.1 रखा गया था और उपलब्धि जो है 3.60 प्राप्त हुआ, यानी ये सफल योजना था। दूसरी योजना की बात करें तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से शुरुआत हुआ था, जो 56 से 61 तक रहा था। और इसका उद्देश्य जो है औद्योगिक विकास की नीति था और इसमें लक्ष्य जो रखा गया था 4.5, जबकि प्राप्ति जो है 4.1 हुआ था, यानी थोड़ी सा जो है इसमें जो है सफलता कम प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना, ये जो 1961 से 66 तक था और इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को गति देना था और इसका लक्ष्य 5.6 रखा गया था, जबकि प्राप्ति जो है 2.8 रहा था, यानी ये जो है असफल योजना रहा था। और इसी में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1969 से 74 तक था और इसका उद्देश्य आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता था और इसका लक्ष्य 5.7 रखा गया और जबकि वृद्धि जो है 3.3 हुआ, यानी ये भी असफल योजना रहा था। नेक्स्ट देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना, ये जो है 1974 से 78 तक था। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और कृषि उत्पादन व आत्मनिर्भरता था। इसका उद्देश्य रखा गया था 4.4, जबकि प्राप्ति जो है 4.83 रहा था। ये जो है सफल योजना रहा था। बात करें छठी पंचवर्षीय योजना, ये जो 1980-85 तक था और ये जो आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ नाबार्ड बैंक का स्थापना था। इसका लक्ष्य जो है 5.2 रखा गया, जबकि प्राप्ति 5.7 हुआ, यानी ये भी जो है सफल योजना रहा था। अगर बात करें सातवीं योजना, ये जो 1985 से 90 तक रहा था। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार, ग्रामीण विकास, सामाजिक सेवा और जनता तक पहुंचना। इसका लक्ष्य जो है 5.0 रखा गया, जबकि प्राप्ति जो है 6.0 हुआ, यह भी जो है सफल योजना रहा था। नेक्स्ट देखिए आठवीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1992 से 97 तक था। इसमें जनसंख्या नियंत्रण के साथ मानव संसाधनों पर कार्य करना था। इसका लक्ष्य 5.6 था, जबकि प्राप्ति 6.8 हुआ था। यह भी जो है सफल योजना था। नेक्स्ट देखिए नौवीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1997 से 2002 तक था। ये जो है सरकारी संस्थाओं का कार्यान्वयन का उद्देश्य था। इसका लक्ष्य 6.5 था, जबकि प्राप्ति 5.4 हुआ था। ये जो है असफल योजना रहा था।
10वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 2002 से लेकर 7 तक था। इसमें जो है प्राथमिक शिक्षा, कृषि क्षेत्र में कार्य और ग्रामीण विकास पर जोर देना। इसका लक्ष्य 8.0 रखा गया, जबकि प्राप्ति 7.5 हुआ था। ये जो है थोड़ा सा असफल रहा था। 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक था। इसमें जो योजनाओं का विकास करना, जैसे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आम आदमी बीज योजना और राजीव आवास योजना का इसका उद्देश्य था। इसका लक्ष्य 9.0 रखा गया, जबकि प्राप्ति 8.3 हुआ था। ये भी थोड़ा सा असफल रह गया था। अगर बात करें 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2012 से 17 तक था। इसका जो लक्ष्य आर्थिक विकास के लिए 10% का वार्षिक लक्ष्य था। इसका जो है लक्ष्य रखा गया 9 और जो प्राप्त जो संशोधित 8% बाद में कर दिया, लेकिन इसको जो बाद पहले ही जो है कार्य होने से पहले इसको रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत कब हुआ था? 13 मई 2020 को हुआ था। आप जाके पीडीएफ से मैंने योजना का भी वीडियो पीडीएफ दिया हुआ, उसको आप पढ़ लीजिएगा जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। और इसमें जो लगभग जो है 5 से 6 या 4 से 5 वर्ष जो है लगातार जो है प्रश्न रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईएफएससी कोड कितने अंकों का होता है? 11 अंकों का होता है। आईएफएससी कोड के 11 अक्षर का होता है। यह अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। आईएफएससी का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। इसका इस्तेमाल बैंक के किसी शाखा की पहचान करने के लिए किया जाता है। आईएफएससी कोड के पहले 4 अक्षर बैंकों के नाम को दर्शाता है और आईएफएससी कोड का 5वां अंक जो है हमेशा शून्य होता है। यह भविष्य में इस्तेमाल के लिए आरक्षित होता है। आईएफएससी कोड के आखिरी 6 अंक बैंक की शाखा का कोड होता है। ये आमतौर पर संख्यात्मक होते हैं, लेकिन वर्णमाला के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय महिला खो खो लीग 2023 के विजेता कौन सा राज्य है? केरल हो जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया था, कुछ जो है यौगिक मिश्रण और जो तत्व से संबंधित था, एग्जैक्ट प्रश्न मिला नहीं, या जिनको पता है कमेंट में बता दीजिएगा। अब चलिए हिंदी के प्रश्न देख लीजिए। निर्मल शब्द का विलोम पूछा गया तो क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बादल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था तो क्या क्या हो जाएगा? मेघ, घन, जलद, पर्जन्य, अम्बुद, अम्बुधर, अब्र, अभ्र, घटा और घनश्याम हो जाएगा। वही बात करें, एक मुहावरा भी मिला है, अकर दिखाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था तो इसका हो जाएगा अभिमान करना या घमंड करना। इसका मतलब जिद या हठ भी या आरा जाना भी हो सकता है। और आज का गद्यांश जो है महाभारत पर आधारित था। जिनको भी एग्जाम था बता दीजिएगा कि ये प्रश्न बिल्कुल रियल है कि नहीं रियल है। और ये टोटल इतने प्रश्न मिले। अगर आप लोगों को बाकी प्रश्न पता है तो कमेंट में बता दीजिएगा, उसका जो आपको नेक्स्ट वीडियो में टोटल जो कंपाइल करके आपको दे दिया जाएगा। इसलिए जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन सभी के पीडीएफ को टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आगे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा या डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा एसएससी एस्पिरेंट 7, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और फाइल सेक्शन से सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। क्वेश्चन देखिए, तंजौर बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम से हो जाएगा। और मैंने ये कल कराया था। अगर बात करें, बाला सरस्वती ने भरतनाट्यम के लिए प्रारंभिक संगीत और नृत्य में क्रांति ला दी, जो संगीत और नृत्य के प्रदर्शन कलाओं का एक संयोजन है। उन्होंने बचपन से ही परिवार के भीतर संगीत सीखा और नृत्य में उनका कठोर प्रशिक्षण तब शुरू हुआ जब वह 4 साल की थी। शास्त्रीय नृत्य के नृत्यांगना जान लीजिए, क्योंकि हर शिफ्ट में 1-2 प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है। ओडिसी से कौन कौन संबंधित है? केलुचरण महापात्र ओडिसी से संबंधित है। सोनल मानसिंह ओडिसी के हैं। गीता महलिक और डॉक्टर मीनाती मिश्रा, ये सभी जो है ओडिसी के संबंधित है। कथकली की बात करें तो पीके कुंजू कुरूप, कलामंडलम राजन, मधुवर वासुदेवन नायर, कलामंडलम गोपी, कलामंडलम रमनकुट्टी नायर, सभी जो है कथकली की नृत्यांगना है। कुचिपुड़ी की बात करें तो राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, वैजंती काशी, वेमपति चीना सत्यम, ये सभी जो है कुचिपुड़ी के नृत्यांगना है। यक्षगान की बात करें तो रामचंद्र सुब्रिया हेगड़े चिंतनी, ये यक्षगान के नृत्यांगने हैं। सतरिया की बात करें तो घनकांत बोरोबयान, ये जो है सतरिया की प्रतिपादक है। कोडियट्टम की बात करें तो अमनूर माधव चक्यार हो जाएगा। पंडवानी की बात करें तो 3 जन वही जाने जाते हैं, आप सभी लोग को पता है। कालबेलिया की गुलाबो सपेरा जानी जाती हैं। क्रिएटिव नृत्य कोरियोग्राफी के लिए उदय शंकर को जाना जाता है।
कथक से कौन कौन संबंधित है जान लीजिए। बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, शंभू महाराज, सितारा देवी, प्रेरणा श्री माली, सुनैना हजारीलाल, कुमुदनी लखिया, शोभना नारायण, जो आज पूछा गया है ये सभी जो कथक से संबंधित है। भरतनाट्यम के जान लीजिए। टी बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, वैजंती माला, आनंद शंकर, जयंत, सीबी चंद्रशेखर, गुरु श्री एम के सरोजा, ये भी जो है पूछा गया प्रश्न है, जो आज ही के दिन पूछा गया, शायद फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। शांता और वीपी धनंजय भरतनाट्यम से संबंधित है। मणिपुरी की बात करें तो अमोवी सिंह, बीनो देवी, राजकुमार सिंह जी सिंह, ये सभी जो और झावेरी बहन ये सभी मणिपुरी के नृत्यांगना। और मणिपुरी से एक आज सुबह जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, आप जाके फर्स्ट शिफ्ट वाला जरूर देख लीजिएगा। मोहिनीअट्टम की बात करें तो श्रीमती कलामंडलम छेमवती, पवित्रन डॉक्टर श्रीमती कनक रेले का संबंध मोहिनीअट्टम से है। छऊ की बात करें तो मकर ध्वज, दरोधा और पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, ये सभी जो है छऊ के प्रतिपादक है। ओडिसी की बात करें तो केलुचरण मात्र महापात्र, सोनल मानसिंह, गीता महलिक और डॉक्टर मीनाती मिश्रा संबंधित है। कुछ वाद्य यंत्र के वादक भी जान लीजिए। बांसुरी से कौन कौन संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, वी कुंजमणि, एन लीला आदि, ये सभी जो है बांसुरी के लिए जाने जाते हैं। सितार की बात करें तो निखिल बनर्जी, पंडित रविशंकर, विलायत खान, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमा शंकर मिश्र, ये सभी जो सितार के लिए जाने जाते हैं। तबला की बात करें तो लतीफ़ खान, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, सुखविंदर सिंह, गुदई महाराज, फैयाज खान, ये सभी तबला के लिए जाने जाते हैं। सरोद की बात करें तो अली अकबर खान, अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, हाफिज खान, विश्वजीत राय चौधरी, ये सभी जो है सरोद के लिए जाने जाते हैं। शहनाई की बात करें तो दया शंकर, बिस्मिल्ला खान, जगन्नाथ अली, अहमद हुसैन खान, ये सभी जो है शहनाई के लिए जाने जाते हैं। वायलिन की बात करें तो विष्णु गोविंद जोग, डॉक्टर एन राजन, एल सुब्रमण्यम, संगीता राजन, कड्डी वैद्यनाथन, ये सभी वायलिन के लिए जाने जाते हैं। वीणा की बात करें तो बदरुद्दीन डागर, कल्याण कृष्ण भगवतार, एस बालचंद्रन, वी दोरास्वामी आदि, ये सभी जो है वीणा के लिए जाने जाते हैं। संतूर के लिए कौन कौन जाने जाते हैं। भजन सोपोरी, शिव कुमार शर्मा, ये सभी संतूर के लिए जाने जाते हैं। पखावज की बात करें तो गोपाल दास, उस्ताद रहमान खान, छत्रपति सिंह आदि, ये सभी पखावज के लिए जाने जाते हैं। रुद्रवीणा, असद अली खान, उस्ताद सादिक अली खान, ये सभी जो है रुद्रवीणा के लिए जाने जाते हैं। मृदंगम का देख लीजिए। पालधार रघु, ठाकुर भीकम सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह आदि, ये सभी मृदंगम के लिए जाने जाते हैं। सारंगी के लिए उस्ताद बिंदव खान, माधव प्रसाद आदि सभी सारंगी के लिए जाने जाते हैं। सिमझनी की बात करें तो जुबिन मेहता फेमस है। नादस्वरम की बात करें तो राज रतन पिल्लाई और शेख चिन्ना मौला, ये सभी नादस्वरम के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे, सभी को पता है, लॉर्ड कर्जन था। अगर बात करें बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 की इसकी घोषणा किया था। बंगाल की विभाजन के बारे में कुछ और बात जान लेते हैं। बंगाल विभाजन के जरिए बंगाल के दो हिस्सों में बांटा गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। कलकत्ता बंगाल की राजधानी था, जबकि ढाका जो पूर्वी बंगाल की राजधानी बना था। बंगाल विभाजन के पीछे प्रशासनिक सुविधा का तर्क दिया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्रा ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे सफल आंदोलन में से एक था। बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता का टाउन हॉल में विशाल जनसभा का आयोजन भी किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्कूल और दुकानों को बंद कर दिया गया था और इसे जो है 1912 में समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, सभी को पता है, राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है। भारत के संविधान के मुताबिक राज्यपाल को पद की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। अगर बात करें मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहे तो उस न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल की शपथ से जुड़े कुछ और बात जान लेते हैं। राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल अपने पद संभालने की तारीख से 5 साल तक रहते हैं। राज्यपाल बनने के लिए भारत की नागरिकता और 35 साल की उम्र होना चाहिए।
राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होता है और राज्यपाल की नियुक्ति या शपथ ग्रहण में उसकी कोई भूमिका नहीं होता है। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का प्रमुख होता है और राज्यपाल की नियुक्ति या शपथ ग्रहण में इसका भी कोई भूमिका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य पूछा गया था। केरल ऑप्शन में नहीं था, लेकिन सभी लोग बता रहे हैं तमिलनाडु था, तो तमिलनाडु बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें लिंगानुपात के मामले में, केरल राज्य का नंबर 1 सबसे ऊपर हो जाएगा और केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। वहीं पुडुचेरी में लिंगानुपात 1038 हो जाएगा, यानी केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी पहले आ जाएगा। लिंगानुपात का मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं होता है। भारत में हमेशा ही महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम होता है। 20वीं सदी के शुरुआत में भारत का लिंगानुपात 972 था। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का लिंगानुपात 943 है। 2011 की जनगणना के मुताबिक हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम था। 2011 की जनगणना के मुताबिक दमन और दीव में लिंगानुपात सबसे कम था। 2011 की जनगणना के मुताबिक पुडुचेरी में लिंगानुपात सबसे ज्यादा था। ये सभी केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFSA के मुताबिक केरल में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। केरल का लिंगानुपात 1084 हो जाएगा। वहीं पुडुचेरी का लिंगानुपात 1037 है। बिहार का लिंगानुपात 918 है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। महाराष्ट्र का लिंगानुपात 929 है। तमिलनाडु का लिंगानुपात 996 है। आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात 993 है और छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 हो जाएगा। और मैंने जनगणना का 2 घंटे का डिटेल वीडियो दिया हुआ है, उसको जरूर देख लीजिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लिंगानुपात 876 है और दिल्ली का लिंगानुपात 868 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नौसेना के 25वें नेवी चीफ कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार हो जाएगा। और मैंने SPD करंट अफेयर का PDF दिया हुआ है 1 ईयर का, आप उसको डाउनलोड करके रिवीजन कर लीजिएगा। जिनकी जितने भी नियुक्ति से संबंधित प्रश्न होते हैं उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है और मैंने हर वीडियो में बार बार बोले हैं। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी PSS AVSS और NM 30 अप्रैल 2024 के 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में भारतीय नौसेना के कमान संभाले हैं। वे एडमिरल आर हरि कुमार PVS MVS और VSS ADC का स्थान लेंगे, यानी जो है इससे पहले जो इस्तीफा दे चुके हैं, इनके बाद जो है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में एशियाई खेल का आयोजन पहली बार कब हुआ था? 1951 नई दिल्ली में हुआ था और मैंने कल ही जो है ये डिटेल वीडियो में इसको कराया था। अगर बात करें, भारत में एशियाई खेल का 2 बार आयोजन किया जा चुका है। पहली बार 1951 में और दूसरी बार जो है 1982 में आयोजन किया गया था। पहले एशियाई खेलों के बारे में ज़्यादा जानकारी जानते हैं। ये खेल 8 से 11 मार्च 1951 के बीच आयोजित किया गया था। इन खेलों का उद्घाटन भारतीय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया था। इन खेल में 11 देशों के एथलीटों ने हिस्सा लिया था। इन खेलों में एसोसिएशन फुटबॉल, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, साइकिलिंग चलाना, तैराकी और भारोत्तोलन जैसे खेल शामिल था। इन खेलों का आदर्श वाक्य एवर ऑनवर्ड था। इन खेलों का प्रतीक ब्राइट फुल राइजिंग सन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी पूछा गया था। तो ये ऑप्शन में कुछ लोग बता रहे हैं PV सिंधु था, तो PV सिंधु बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट बैडमिंटन खिलाड़ी, साइना नेहवाल, PV सिंधु, HS प्रणय, किदाम्बी श्रीकांत, ज्वाला गुट्टा, अश्विनी पोनप्पा, गायत्री गोपीचंद जैसे खिलाड़ी भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रज पर्व त्योहार किस राज्य में प्रचलित है? ओडिशा में प्रचलित है। और मैंने लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, वाद्य यंत्र वादक त्योहार मेले का 12 घंटे का मैराथन वीडियो दिया हुआ है। मैंने हर वीडियो में बोला है, इसको जरूर देख लीजिएगा। आपका सारा प्रश्न जो है शास्त्रीय नृत्य से कंप्लीट हो जाएगा। अगर बात करें ओडिशा में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार, नवकलेवर जगन्नाथ मंदिरों से जुड़ा है। यह त्योहार दारू ब्रह्मा नाम की नीम की लकड़ी से बने देवी देवताओं के साथ मनाया जाता है। दुर्गा पूजा भी ये भी ओडिशा में मनाया जाता है। रथ यात्रा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जगन्नाथ रथ यात्रा के नाम से मशहूर है। यह त्योहार देश के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। पुरी में चंदन यात्रा मनाया जाता है, जो 21 दिनों तक चलता है। शिवरात्रि साई व्रतों का प्रमुख त्योहार, जिसे जगरात्रा भी कहा जाता है। इस दिन भक्त, खासकर महिला, पूरी रात जागरण करती है। कोणार्क डांस फेस्टिवल, खुले आसमान में होने वाला यह त्योहार नृत्य और संगीत का जश्न मनाता है। पूरी बीच फेस्टिवल यह हर साल नवंबर के महीने मनाया जाता है और यह एक आधुनिक त्योहार है। कलिंग महोत्सव यह भी ओडिशा में मनाया था और मार्शल आर्ट्स की प्रदर्शन कला का रूप है। रज रानी म्यूजिक फेस्टिवल भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्धता और मौलिकता का जश्न मनाने के लिए फेस्टिवल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत की पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान की अवधि क्या था? 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था और यह जो है 1978 से 80 के दौरान हुआ था। जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और इसकी जगह रोलिंग प्लान पेश किया था। साल 1980 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार ने भी रोलिंग प्लान को खारिज कर दिया और 6ठी पंचवर्षीय योजना बनाया था। रोलिंग इसमें जो है इसमें 3 तरह की योजना प्रस्तावित किया गया था। पहली योजना वर्तमान वर्ष के लिए था और दूसरी योजना के लिए निश्चित संख्या के लिए वर्षों की दिया गया था। तीसरी योजना लंबी अवधि के लिए था और रोलिंग प्लान में योजना की शुरुआत और खत्म होने की तारीख तय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 तक था और इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र पर ध्यान के साथ बहुउद्देशीय परियोजना जैसे हीराकुंड डैम और भाखड़ा नांगल डैम का बनाना था और इसका जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य जो 2.1 रखा गया था और उपलब्धि जो है 3.60 प्राप्त हुआ, यानी ये सफल योजना था। दूसरी योजना की बात करें तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से शुरुआत हुआ था, जो 56 से 61 तक रहा था और इसका उद्देश्य जो है औद्योगिक विकास की नीति था और इसमें लक्ष्य जो रखा गया था 4.5, जबकि प्राप्ति जो है 4.1 हुआ था, यानी थोड़ी सा जो है इसमें जो है सफलता कम प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना, ये जो 1961 से 66 तक था और इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को गति देना था और इसका लक्ष्य 5.6 रखा गया था, जबकि प्राप्ति जो है 2.8 रहा था, यानी ये जो है असफल योजना रहा था और इसी में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1969 से 74 तक था और इसका उद्देश्य आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता था और इसका लक्ष्य 5.7 रखा गया और जबकि वृद्धि जो है 3.3 हुआ, यानी ये भी असफल योजना रहा था। नेक्स्ट देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना, ये जो है 1974 से 78 तक था। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और कृषि उत्पादन व आत्मनिर्भरता था। इसका उद्देश्य रखा गया था 4.4, जबकि प्राप्ति जो है 4.83 रहा था। ये जो है सफल योजना रहा था। बात करें छठी पंचवर्षीय योजना, ये जो 1980-85 तक था और ये जो आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ नाबार्ड बैंक का स्थापना था। इसका लक्ष्य जो है 5.2 रखा गया, जबकि प्राप्ति 5.7 हुआ, यानी ये भी जो है सफल योजना रहा था। अगर बात करें सातवीं योजना, ये जो 1985 से 90 तक रहा था। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार, ग्रामीण विकास, सामाजिक सेवा और जनता तक पहुंचना। इसका लक्ष्य जो है 5.0 रखा गया, जबकि प्राप्ति जो है 6.0 हुआ, ये भी जो है सफल योजना रहा था। नेक्स्ट देखिए आठवीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1992 से 97 तक था। इसमें जनसंख्या नियंत्रण के साथ मानव संसाधनों पर कार्य करना था। इसका लक्ष्य 5.6 था, जबकि प्राप्ति 6.8 हुआ था। ये भी जो है सफल योजना था। नेक्स्ट देखिए नौवीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1997 से 2002 तक था। ये जो है सरकारी संस्थाओं का कार्यान्वयन का उद्देश्य था। इसका लक्ष्य 6.5 था, जबकि प्राप्ति 5.4 हुआ था। ये जो है असफल योजना रहा था। 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 2002 से लेकर 7 तक था। इसमें जो है प्राथमिक शिक्षा, कृषि क्षेत्र में कार्य और ग्रामीण विकास पर जोर देना। इसका लक्ष्य 8.0 रखा गया, जबकि प्राप्ति 7.5 हुआ था। ये जो है थोड़ा सा असफल रहा था। 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक था। इसमें जो योजनाओं का विकास करना, जैसे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आम आदमी बीज योजना और राजीव आवास योजना का इसका उद्देश्य था। इसका लक्ष्य 9.0 रखा गया, जबकि प्राप्ति 8.3 हुआ था। ये भी थोड़ा सा असफल रह गया था। अगर बात करें 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2012 से 17 तक था। इसका जो लक्ष्य आर्थिक विकास के लिए 10% का वार्षिक लक्ष्य था। इसका जो है लक्ष्य रखा गया 9 और जो प्राप्त जो संशोधित 8% बाद में कर दिया, लेकिन इसको जो बाद पहले ही जो है कार्य होने से पहले इसको रद्द कर दिया गया था। देखिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के शिक्षा का अधिकार संबंधित है? अनुच्छेद 30 हो जाएगा। ये जो एक प्रकार का मूल अधिकार है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 30 फर्स्ट भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक को उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का आयोग विधेयक 2004 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और इसे माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक द्विविस्थापन अभिक्रिया से संबंधित प्रश्न था। एग्जैक्ट तो नहीं मिला है, लेकिन इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जब दो आयनिक यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इस अभिक्रिया में दो नए यौगिक बनते हैं। इसे उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसका उदाहरण जान लीजिए। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच अभिक्रिया कराने पर देख सकते हैं NaOH प्लस HCl का अभिक्रिया करेंगे तो NaCl प्लस H2O का निर्माण होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 41 में किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 41 में अच्छे प्रशासन का अधिकार का उल्लेख, और एक जो है डीपीएस में नहीं, एक जो है नीति निर्देशक तत्व है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि उसके मामलों को संघ के संस्थाओं, निकायों और कार्यालयों और एजेंसियों द्वारा निष्पक्ष, उचित और उचित समय के भीतर निपटाया जाए। अब चलिए हिंदी के प्रश्न भी मिला है। प्रशंसा का विलोम पूछा गया, तो प्रशंसा का विलोम क्या हो जाएगा? निंदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति में किस फसल को प्राथमिकता दिया गया था? गेहूं एवं चावल को दिया गया था। अगर बात करें, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुआ था। इसे तीसरी कृषि क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और इस क्रांति के जरिए कृषि उत्पादन में खास तौर पर गेहूं और चावल की पैदावार में तेजी से वृद्धि हुआ था। इस क्रांति के जरिए कृषि को आधुनिक तरीकों और तकनीकों से जोड़ा गया। इस क्रांति में उच्च उपज देने वाली यानी HYV बीजों का प्रयोग किया गया था। इस क्रांति में सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया गया था। इस क्रांति में उर्वरक और कीटाणुनाशकों का इस्तेमाल किया गया। इस क्रांति में ट्रैक्टर का इस्तेमाल भी किया गया था, और इसके जरिए कृषि में उन्नत तकनीकों को इस्तेमाल किया गया। अगर बात करें हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगर वहीं बात करें, नॉर्मन बोरलॉग जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कहा जाते हैं। उन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 262 में किसका उल्लेख है? संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत के न्याय निर्णय के लिए उपबंध कर सकेगा, यानी कि ये जल विवादों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्रिया नृत्य के जनक किसे कहा जाता है? श्रीमंत शंकर देव को कहा जाता है। अगर बात करें सत्रिया नृत्य के कुछ प्रसिद्ध महिला नर्तकी, सारोदी सैकिया, इंदिरा बीपी बोरा, अनीता शर्मा, अन्वेषा महंत और मल्लिका कंदाली, ये सभी जो है सत्रिया नृत्य से संबंधित, और ये जो है असम का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। सत्रिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है, और यह नृत्य नाटक, प्रदर्शन कला, इस नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं सदी में असम के संत और भक्ति आंदोलन के विद्वान महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने किया था। और ये सत्रिया नृत्य जो लगातार जो है हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोहाग बिहू को और किस नाम से जाना जाता है? बोहाग बिहू को रोंगाली बिहू, जिसे जात बिहू या सात बिहू भी कहा जाता है, असम के स्वदेशी जातीय समूहों द्वारा पूर्वोत्तर भारतीय राज्य असम और पूर्वोत्तर भारत के अन्य हिस्सों में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक जातीय त्यौहार है, और यह असमिया वर्ष नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। बिहू 3 प्रकार के त्योहार होते हैं, बोहाग बिहू, काटी बिहू और माघ बिहू होता है। अगर बात करें काटी बिहू को कोंगाली बिहू भी कहा जाता है। यह त्योहार अक्टूबर में मनाया जाता है, और यह अनाज काटने और बांधने के मौसम का प्रतीक है। अगर बात करें माघ बिहू का, तो इसे भोगाली बिहू कहा जाता है। यह त्योहार जनवरी में मनाया जाता है। यह अनाज की कटाई के मौसम का प्रतीक है। यह एक फसल त्योहार है जिसमें सामुदायिक दावतें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में आखिरी एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था? भारत में आखिरी बार एशियाई खेल का आयोजन साल 1982 में किया गया था। यह एशियाई खेलों का 9वां संस्करण था। इसकी मेजबानी नई दिल्ली में किया गया था। इससे पहले भारत ने साल 1951 में एशियाई खेल की मेजबानी किया था। भारत ऐसा दूसरा देश है जिसने एक से ज़्यादा बार एशियाई खेल की मेजबानी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था? शुंग राजवंश ने शासन किया था। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने शासन किया। शुंग वंश की स्थापना जनरल पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में किया था, और शुंग वंश ने करीब 100 सालों तक शासन किया था। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र के बाद उनके पुत्र अग्निमित्र ने शासन किया। अग्निमित्र कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निमित्र के नायक थे। शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति था। पुष्यमित्र के शासन में शुंग राज्य की सीमा पंजाब से बढ़कर नर्मदा के दक्षिण क्षेत्रों तक पहुंच गया था। मौर्योत्तर काल में शुंग के बाद कण्व वंश, कण्व के बाद सातवाहन जैसे कई देशी शासकों ने शासन किया। मौर्योत्तर काल में कोई बड़ा साम्राज्य नहीं रहा, लेकिन इसे मध्य एशिया और भारत के बीच राजनीतिक संपर्कों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? ये जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर बात करें भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के जरिए संविधान में जोड़ा गया था, जो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर यह संशोधन किया गया था।
संविधान के भाग 4A में और अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में एक और संशोधन हुआ जो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 11वें मौलिक कर्तव्य के मुताबिक बच्चों को मुफ्त में शुरुआती शिक्षा मिलना चाहिए। मौलिक कर्तव्य के कुछ उदाहरण जान लीजिए। संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों को संजोना और उनका पालन करना, देश की रक्षा करना, भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और सम्मान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना को विकसित करना। भारतीय संविधान में इन देशों से सभी लिए गए प्रावधान जान लीजिए कि किस देश से क्या लिया गया। अगर बात करें फ्रांस में, तो फ्रांस से जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार, गणतंत्रवाद और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। वहीं बात करें यूएसएसआर यानी कि रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा, न्याय के आदर्श, प्रस्तावना में बताए गए न्याय के आदर्श को यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। अगर बात करें जर्मनी से क्या क्या लिया गया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निर्मित करने का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव और संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जापान से बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के आधे से ज़्यादा हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगर बात करें मूल अधिकार, ये जो है कहाँ से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2023 में किस झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था। ये जो उत्तराखंड के झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब दिया गया। अगर बात करें 2024 में, तो गणतंत्र दिवस परेड में संस्कृति मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। इस झांकी का विषय था भारत लोकतंत्र की जननी। ये जो है 2024 में हो जाएगा। वहीं 2023 वाला अब उत्तराखंड के देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने साल 1876 में इसकी स्थापना किया था। यह भारत की पहली राष्ट्रवादी संस्था था। भारतीय एसोसिएशन के बारे में कुछ जरूरी बात जान लीजिए। इसका मकसद था सभी वैध तरीकों से भारत के लोगों को राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक विकास करना। यह संस्था भारतीय एसोसिएशन का समर्थक था। यह कांग्रेस से पहले बना था और अखिल भारतीय स्तर की संस्था था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा की आयु सीमा कम करने वाले एल्बर्ट के विधेयक का विरोध किया था। इस संस्था ने जमींदारों की जगह मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दिया। इस संस्था ने राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस के लिए एक शुरुआती एजेंट के तौर पर काम किया और साल 1883 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन कोलकाता में इसी संस्था के तत्वावधान में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छऊ नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा राज्यों में प्रचलित है। यह एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है। छऊ नृत्य को छऊ नाच भी कहा जाता है। छऊ नृत्य की 3 शैली होता है। कौन कौन देख लीजिए। पुरुलिया छऊ जो है पश्चिम बंगाल की छऊ शैली है। बात करें सरायकेला छऊ, यह झारखंड की छऊ शैली है। मयूरभंज छऊ ये ओडिशा की छऊ शैली हो जाएगा। साल 2010 में यूनेस्को ने छऊ नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया था। छऊ नृत्य मार्शल और लोक परंपराएं होता है। छऊ नृत्य मुखौटा नृत्य का एक रूप होता है। छऊ नृत्य रात्रिकालीन नृत्य का रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैस्पियन सागर से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। एग्जैक्ट तो नहीं मिला है, लेकिन आप जान लीजिए। कैस्पियन सागर एशिया में मध्य एशिया के विशाल मैदान पश्चिम में स्थित है। यह काकेशस पर्वत के पूर्व में है और यह दुनिया की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर की स्थिति देख लीजिए। यह उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में रूस और पश्चिम में अजरबैजान और दक्षिण में ईरान और दक्षिण पूर्व में तुर्कमेनिस्तान से घिरा हुआ है और यह पूर्वी यूरोप और एशिया की सीमा पर है। विटामिन से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया है। इसका भी एग्जैक्ट प्रश्न मिला नहीं है, लेकिन अब जान लेते हैं सभी विटामिन के नाम। अगर बात करें, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन B1 का नाम थायमीन हो जाएगा। विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लोविन हो जाएगा। विटामिन B3 का नाम नियासिन हो जाएगा। विटामिन B5 का नाम पेंटोथेनिक एसिड हो जाएगा। विटामिन B6 का नाम पायरोडोक्सिन हो जाएगा। विटामिन B7 का नाम बायोटीन हो जाएगा। विटामिन B9 का नाम फोलेट हो जाएगा और विटामिन B12 का साइनोकोबाल्बिन हो जाएगा। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरोल हो जाएगा। विटामिन ई को टेकोफेरोल कहा जाता है और विटामिन के को
फिलोक्विनोन कहा जाता है। और वसा में घुलन जान लीजिए, और जो है पानी में घुलनशील कौन हो जाएगा, बी और सी जो है जो पानी में घुलनशील हो जाएगा। बच गया कौन, ए, डी और ई के ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमीशन से संबंधित प्रश्न पूछा था। ये जो है वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त, हाल ही में जो है ये जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ली है, लेकिन इनसे पहले उन्होंने भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया है। यानी जो है इससे पहले जो है ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा वह 31 जनवरी 2024 को भारत के सहकारिता सचिव के रूप में भी सेवानिवृत्त हुए थे। यानी इससे संबंधित प्रश्न जो है यह मुख्य चुनाव नहीं बल्कि चुनाव आयुक्त हो जाएगा। आंसर में जो है चुनाव आयुक्त हो सकता है, यही आंसर हो, नहीं तो सहकारिता सचिव के रूप में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जो है टैक्स संबंधित से प्रश्न पूछा गया। इसका भी प्रश्न जो है पूरी तरह से मिला नहीं है। मुख्यतः भारत में टैक्स की दो श्रेणी में विभाजित किया गया है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अगर बात करें इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार को टैक्स का भुगतान कैसे किया जा रहा है। निम्नलिखित लेख में हम उस टैक्स पर चर्चा करेंगे जिसका भुगतान एक भारतीय नागरिक द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब किया गया था, 1989 में किया गया था। वहीं बात करें 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना शुरू किया गया था, और जवाहर रोजगार योजना 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा शुरू किया गया था। भूमिका शिक्षित बेरोजगारों को स्वनियोजित उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री योजना भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1993 से प्रारंभ किया गया था। यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 से किया गया था, लेकिन जवाहर रोजगार को पूछा जाए तो वो 1989 से शुरू किया गया था। वहीं बात करें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1999 में किया गया था। यह योजना ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए शुरू किया गया था। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर बार अलग अलग पंचवर्षीय योजना चलाने का उद्देश्य क्या होता है, देश में आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए चलाया जाता है। आज़ादी के बाद भारत में बुनियादी समस्याओं का सामना करने के कारण पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था। इन समस्याओं में पूंजी की कमी और बचत कम करने की क्षमता शामिल था। पंचवर्षीय योजना के शुरुआती कारण जान लेते हैं। आज़ादी के बाद भारत के विकास के नींव रखने के लिए, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, देश के औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के लिए, निजी क्षेत्र के विकास के लिए, सिंचाई परियोजना को शुरू करने के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए, उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए, देश में इस्पात संयंत्रों को स्थापना के लिए, इस सभी कारणों के लिए पंचवर्षीय योजना को बार बार चेंज किया जाता है और शुरू किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित रविशंकर ने किस फिल्म में काम किया है। पंडित रविशंकर ने साल 1946 में आई फिल्म नीचा नगर में काम किया था। यह फिल्म चेतन आनंद ने निर्देशित किया था। इस फिल्म के जरिए रविशंकर ने फिल्म संगीत का एक नया पैटर्न स्थापित किया था। इसके अलावा पाथेर पंचाली में भी पंडित रविशंकर ने काम किया है। पंडित रविशंकर एक सितारा वादक और संगीतज्ञ थे। उनका जन्म 7 अप्रैल 1920 को बनारस में हुआ था। उनका असली नाम रविंद्र शंकर चौधरी था। साल 1999 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम रागमाला रखा था। साल 1967 में उन्होंने अमेरिकी वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन के साथ मिलकर वेस्ट मिस्ट ईस्ट एल्बम बनाया था। इस एल्बम के लिए उन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला था। ये सभी बात को याद रखिए क्योंकि आगे के शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा। उन्होंने शास्त्रीय रागों के सहारे धुनों में प्रगतिशील बनावट का काम भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है। प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, वही राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 फर्स्ट के मुताबिक राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद भारतीय राजनीति की सबसे शक्तिशाली संस्था होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1998 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे। विजय कुमार थे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने CAG से जुड़े प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में किया गया है।
अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधिकारों का प्रावधान है। सीएजी देश का शीर्ष अंकेक्षण निकाय होता है। सीएजी को भारत सरकार और राज्य सरकार के खर्च और आय की जांच करने का अधिकार है। सीएजी सरकारी स्वामित्व वाले निगमों का भी लेखा परीक्षण करता है। अब चलिए हिंदी के प्रश्न देख लीजिए। नदी का पर्यायवाची पूछा गया था, तो बहुत सारा पर्यायवाची हो जाएगा। सरिता, तटिनी, तरंगिनी, निर्झनी, आपागा, निमंगा, कुलकंसा, वाहिनी, शैवालिनी, शैलजा, दरिया, सलीला, पयास्विनी, सदानीरा, प्रवाहिनी, जलमाला, नद, सिंधुगामिनी, स्रोतस्विनी और तरनी, ये सभी जो है नदी का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। छाती पर मुंह दलना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, यानी किसी के पास रहकर उसे दुख देना या कष्ट देना, ये जो है इसका अर्थ हो जाएगा। खाग छानना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, इसका अर्थ हो जाएगा भटकना या मारा मारा फिरना या गलियों में घूमना हो जाएगा। अब चलिए एसएससी जीडी के 18 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्न देख लेते हैं। भारत के नए रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह हो जाएगा। देखिए नियुक्ति से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। आज फिर से मैं एसपीडी का जो करंट अफेयर आपको जो है री अपलोड करेंगे टेलीग्राम पर, उसको डाउनलोड करके आप रिवीजन कर लीजिएगा नियुक्ति वाले जितने प्रश्न हैं, क्योंकि बार बार जो है 2 से 3 प्रश्न लगातार बन रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं पूछ दिया जाए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो वो अजीत डोभाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी हो जाएगा। क्योंकि देखिए लगातार देख सकते हैं कितने ज़्यादा नियुक्ति से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरी पंचवर्ष योजना किस मॉडल पर आधारित था? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, और मैंने पंचवर्ष योजना का डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप जाइए प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको पंचवर्ष योजना से रिलेटेड सारे प्रश्न कवर हो जाए। क्योंकि लगातार देख सकते हैं 2 से 3 प्रश्न जो है पंचवर्ष योजना का जरूर पूछा जा रहा है। अगर बात करें भारत की दूसरी पंचवर्ष योजना 1956 से 61 के बीच चला था। इस योजना का मकसद लंबे समय तक आर्थिक विकास को बढ़ाना था। इसके लिए उत्पादकता क्षेत्र में निवेश को सही तरीके से बांटा गया। इस योजना में महालनोबिस मॉडल का इस्तेमाल किया गया था, और यह मॉडल भारतीय सांख्यिकी प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने साल 1953 में बनाया था। दूसरी पंचवर्ष योजना के तहत की गई कुछ प्रमुख उपलब्धियां। बुनियादी और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योग लगाए गए। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में जल विद्युत परियोजना बनाया गया था। सोवियत संघ, ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी की मदद से 5 इस्पात संयंत्र लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम क्या होता है? ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम कहता है कि अगर कोई दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के साथ तापीय संतुलन में है, तो वे एक दूसरे के साथ भी तापीय संतुलन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। अगर बात करें हॉर्नबिल जो है नागालैंड में 10 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार जान लीजिए सभी राज्यों का। आंध्र प्रदेश में उगादी का त्यौहार, दीपावली का त्यौहार, ब्रह्म महोत्सव, ये सभी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। साथ के साथ दशहरा त्यौहार भी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में सोलुंग त्यौहार, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। असम में बिहू, बोहाग बिहू, कोंगाली बिहू और भोगाली बिहू, ये तीनों त्यौहार असम में मनाया जाता है। वही दुर्गा पूजा भी याद रख लीजिएगा। बिहार में बात करें तो छठ पूजा, होली, ये सभी बिहार में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो हरियाली, छत्तीसगढ़ का राज्य का स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। गोवा की बात करें तो कृष्ण जयंती, सिग्मो उत्सव, ये सभी जो है गोवा में मनाया जाता है। गुजरात में उत्तरायण का त्यौहार, काईजी उत्सव, नवरात्रि या गरबा रास, ये सभी जो गुजरात में मनाया जाता है। हरियाणा में बैसाखी का त्यौहार और तेजा दी, ये दीपावली का त्यौहार हरियाणा में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में दशहरा, होली मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल और टूसू फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। कर्नाटक में युगादि और गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है। केरल में ओणम, बिशु और त्रिशूर पूरम केरल में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में होली, दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, दीपावली, शिवा जयंती, ये सभी मनाया जाता है। मणिपुर में चेराव लेंगवा होबचा मणिपुर में मनाया जाता है। मेघालय में शिलोंग का फेस्टिवल मनाया जाता है। मिजोरम में चापचारकूट मनाया जाता है। नागालैंड में होली, हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। ओडिशा में रथ यात्रा, रजनी अमावस्या, ये सभी ओडिशा में मनाया जाता है। पंजाब में बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है।
उसके अलावा लोहड़ी भी पंजाब में मनाया जाता है। और राजस्थान में तीज, गणगौर ये सभी राजस्थान में मनाया जाता है। सिक्किम में सोलो या काटो संबारको, लियोनो डांस ये सभी सिक्किम में मनाया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु में पोंगल हो जाएगा, दीपावली हो जाएगा। तेलंगाना में बथुकम्मा हो जाएगा, पडुंगा त्योहार तेलंगाना में हो जाएगा। साथ ही साथ बैसाख भी त्रिपुरा को हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में दीपावली, होली ये सभी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। उत्तराखंड में होली, बसंत पंचमी हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा और काली पूजा हो जाएगा। और मैंने जो 12 घंटे का लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, वाद यंत्र वादक, त्योहार, मेले सभी का वीडियो दिया हुआ है। आप जाके उस मैराथन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिनका भी आगे शिफ्टों में एग्जाम बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति ने दिल्ली में किसकी स्थापना किए थे? यामिनी स्कूल ऑफ डांस का स्थापना किया गया था। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से जुड़ी थी। वह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। उनका जन्म 20 दिसंबर 1940 को हुआ था। वह तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के चिदम्बरम में पली बढ़ी थी। उन्होंने 5 साल की उम्र में ही चेन्नई के कला क्षेत्र स्कूल ऑफ डांस में भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया था। उन्होंने वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री, पशुमर्थी वेणुगोपाल शर्मा, चिंता कृष्णमूर्ति और वेदांतम सत्यनारायण शर्मा से शिक्षा ग्रहण किए थे। उन्हें पद्म श्री 1968 में, पद्म भूषण 2001 में और पद्म विभूषण 2016 में प्राप्त हुआ था। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1977 से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस संविधान के जोड़ी जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। भारत में रोजगार बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होता है? घरेलू निवेश और एमएसएमई सेक्टर की जरूरत होता है। सरस्वती 1882 में पंडित रामाबाई के द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका था, जो किससे संबंधित है? महिलाओं के शिक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोठू निकोटू किस राज्य से संबंधित है? ये केरल से संबंधित हो जाएगा। कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित और ये कथक के लिए जानी जाती है। लौह युग का काल कब से कब तक था? 1200 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक था। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1872 में हुआ था। हालांकि पहली पूर्ण जनगणना साल 1881 में हुआ था। आज़ादी के बाद भारत में पहली जनगणना 1951 में हुआ था। साल 1872 में जनगणना की शुरुआत ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। साल 1881 में जनगणना भारत के जनगणना आयुक्त WC प्लोडेन ने किया था। साल 1949 के बाद जनगणना का आयोजन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत होता है। साल 1951 के बाद से सभी जनगणनाएं 1948 के भारतीय जनगणना अधिनियम के तहत आयोजित किया जाता है। साल 2011 में आखिरी जनगणना हुआ था। 2021 में जनगणना कराई जाना था, लेकिन कोविड-19 के महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। मौर्य प्रशासन में जनगणना लेना एक नियमित प्रक्रिया था। और मैंने जनगणना का डिटेल वीडियो 2 घंटे का दिया हुआ है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत में मृत्यु दर कितना था? 1000 जीवित जन पर 28 था। 2024 के आंकड़ों के अनुसार तक दिल्ली के वित्त मंत्री कौन थे? आतिशी मारलेना थी। अब चलिए फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों से संबंधित है? अनुच्छेद 262 हो जाएगा। और मैं हर वीडियो में आपको बार बार बोले हैं, जाके अनुच्छेद का, संविधान संशोधन का, अनुसूची का भाग का ये सभी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि लगातार इसे 2 से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा और जाके प्लेलिस्ट में जाके स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद होने का कई कारण होते हैं। जल का बंटवारा, जल की मांग में वृद्धि, राज्यों को अपनी सीमा के अंदर बहने वाली नदियों के पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना, राज्यों को अपनी कानूनी और राजनीतिक शक्तियों का इस्तेमाल करना, जल संसाधनों का असमान वितरण, सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद के कुछ कारण उदाहरण जान लीजिए। कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद है। गोदावरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बीच विवाद है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लव एवं ड्यू शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? टेनिस में प्रयोग होता है। कुछ इंपॉर्टेंट खेल शब्दावली जान लेते हैं। क्रिकेट में देखिए क्या क्या प्रयोग होता है? फील्डर, ऑलराउंडर, बाउंड्री, मेडन ओवर, फॉलो ऑन, कैच बाउल, स्टंप आउट, रन आउट, एलबीडब्ल्यू, नॉट आउट, नो बॉल, वाइड बॉल और डेड बॉल, ये सभी क्रिकेट में प्रयोग होता है। फुटबॉल की बात करें तो गोल, पेनाल्टी, हेडर, ड्रीबॉल, ऑफ साइड, मूव, हैट्रिक, फाउल, लेफ्ट आउट, राइट आउट, ये सभी फुटबॉल में होता है। बैडमिंटन की बात करें तो बेस लाइन, कैरी, सर्विस कोर्ट, फोर हैंड, बैक हैंड, स्मैश, हीट, ड्रॉप, नेट, लव और डबल फॉल्ट होता है। अगर टेबल टेनिस की बात करें तो वॉली, लेट सर्विस, हाफ वॉली, बैक हैंड, ड्राइव स्पिन, चॉप, टॉप स्पीड, रिवर्स स्पिन, टॉम हॉक और सर्विस का प्रयोग होता है। हॉकी की बात करें तो हैट्रिक, हाईवे लाइन, स्ट्राइकिंग सर्कल, गोल लाइन, बैक स्टिक, स्टिक, ऑफ साइड, फ्री हिट, रोल इन, एडवांटेज, कॉर्नर, टैकल, रेड कार्ड और ड्रिबल का प्रयोग हॉकी में होता है। पोलो में बात करें तो मैलेट, बंकर और चुक्कर का प्रयोग पोलो के खेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैजंती माला बाली को पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला? ये जो है 2024 में मिला। अगर बात करें बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री वैजंती माला को 9 मई 2024 को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार दिया। यह पुरस्कार उन्हें सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। वैजंती माला ने इस सम्मान पर कहा, साल 1969 में मुझे पद्मश्री मिला था और अब मुझे पद्म विभूषण मिला है। मैं बहुत खुश हूँ और आभारी हूँ, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वैजंती माला के बारे में कुछ और बात जान लीजिए। साल 1957 में उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। साल 1959 में उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। साल 1962 में उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। 1965 में उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। 1970 में उन्हें फिल्मों से संन्यास ले लिया था। और मैंने जो है लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, ये सभी का वीडियो 12 घंटे का दिया हुआ है, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। आपका जो है लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य के सारे प्रश्न कवर हो जाएगा और गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अक्टूबर 2024 तक दिल्ली में शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया था? नई शिक्षा ऋण योजना की शुरुआत किया गया था। सरकार अक्टूबर 2024 तक नई शिक्षा ऋण योजना शुरू करने के लिए तैयार है। यह वह सब कुछ है जो आपको जाना चाहिए। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के बजट में नई शिक्षा ऋण योजना की घोषणा किया, जिसमें घरेलू उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक ऋण की पेशकश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 75 में हो जाएगा। अगर बात करें संसद का उल्लेख किस में हो जाएगा? संसद का उल्लेख जो है 79 में हो जाएगा। अगर बात करें राज्यसभा का उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 80 में हो जाएगा। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में हो जाएगा। इसलिए आप अनुच्छेद का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर बात करें अनुच्छेद 75 भारतीय संविधान 1950 द्वारा लागू है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण रहेंगे और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सबसे ज्यादा शिलालेख किस राजा का मिला है? सभी को पता है, सम्राट अशोक हो जाएगा। अशोक के शिलालेख कई तरह के हैं, जैसे लघु शिलालेख, प्रमुख शिलालेख, स्तंभ शिलालेख, गुहा लेख वगैरह। ये शिलालेख भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए गए हैं। अशोक के शिलालेख के प्रमुख विशेषता जान लीजिए। अशोक के शिलालेख प्राकृत, ग्रीक और अरमाइक भाषा में लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख से मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी मिलता है। अशोक के शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने धर्म नीतियां लागू किया था। अशोक के शिलालेखों में बौद्ध श्रमणों के साथ ब्राह्मणों को दान देने की बात भी मिलता है। अशोक के शिलालेख के कई प्रकार हैं। लघु शिलालेख, यह शिलालेख अशोक के शासनकाल के आरंभ में उत्कीर्ण किया गया था। प्रमुख शिलालेख, यह जो है शिलालेख की संख्या 14 है। प्रमुख स्तंभ शिलालेख, यह शिलालेख अशोक के शासनकाल के अंत में अंकित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1917 में सरोजिनी नायडू की तरह किस संस्था की स्थापना किया गया था? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। अगर बात करें मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज किया था। ये दोनों रेडियो धर्मी तत्व है। रेडियो धर्मिता की खोज फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक हेनरी बेकरेल ने किया था। साल 1896 में उन्होंने इसकी खोज की घोषणा किया था और साल 1903 में बेकरेल को मैरी और पियरे क्यूरी के साथ मिलकर भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
बेकरे ने फोटोग्राफी प्लेट को काले कागज में लपेटा और अंधेरे चमकने वाले फॉस्फोरस सॉल्ट को उस पर डाला। फिर उन्होंने यूरेनियम सॉल्ट का इस्तेमाल किया और पाया कि प्लेट काली हो गई। इस प्रकार जो है रेडियोधर्मिता की खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 में बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया था? लक्ष्य सेन को दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत साल 1961 में हुआ था। यह पुरस्कार भारत सरकार के खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। अगर बात करें अर्जुन पुरस्कार की कुछ खास बात, यह पुरस्कार की स्थापना प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत के मुख्य नायक अर्जुन के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार में अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार को युवा और खेल मंत्रालय भी पोषित करते हैं। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले खेल रत्न पुरस्कार जान लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सबसे ऊपर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद एमके ट्रॉफी और इन सभी से जुड़ी कुछ जानकारी जान लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार 4 सालों में खेल में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 4 साल में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में पदक जीतने वाले कोच को दिया जाता है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार साहित्य के साहसिक खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले को दिया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद एमके ट्रॉफी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सरोजिनी नायडू की तरह सरोजिनी नायडू ने कौन से सभा का निर्माण किया था? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की शुरुआत किया गया था। यह जो है 1917 में महिला भारतीय एसोसिएशन की स्थापना में एनी बेसेंट की सहायता किए थे। सरोजिनी नायडू एक भारतीय कवियत्री, राजनीतिक और कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी थी। वही भारत की पहली महिला राज्यपाल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अगर बात करें, सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने मद्रास, लंदन और कैम्ब्रिज में पढ़ाई की। लंदन में रहते उन्हें मताधिकार के लिए काम किया है। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रही। उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे। वे 1925 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी और 1947 में आजाद भारत के संयुक्त प्रांत के राज्यपाल बनी थी। अगर बात करें, उन्हें भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उनकी कविताओं में बच्चों की कविताएं और देशभक्ति और त्रासदी जैसे गंभीर विषयों पर लिखा गया है। उनकी सबसे लोकप्रिय कविताओं में से एक इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम में कामाख्या माता मंदिर परिसर में कौन सा मेला लगता है? अम्बुबाची का मेला लगता है। अगर बात करें, अम्बुबाची मेला पूर्वी भारत के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक है। यह एक 4 दिवसीय उत्सव है जो हर साल जून में गुवाहाटी, असम में कामाख्या मंदिर में देवी के वार्षिक मासिक धर्म के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट असम में मनाए जाने वाले त्यौहार जान लीजिए। बिहू, अम्बुबाची मेला, बैसागु त्यौहार, मेदे मेफी त्यौहार, जोनबिल मेला, रोंगकर त्यौहार, रजनी गबरा, हरनी गबरा त्यौहार, बुहाग बीसू, ये सभी जो है असम में मनाया जाता है। अली अलीगांग और बाइखो, ये सभी असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार का वर्णन करता है? अनुच्छेद 14 करता है। देख सकते हैं कितने ज्यादा जो अनुच्छेद के प्रश्न पूछे गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के संबंध में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार के नागरिकों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी स्वतंत्रता दिया गया है। अगर बात करें, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है और सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ये समान कानूनी अधिकारों के विपरीत संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्राप्त है। ये असीमित नहीं है लेकिन वाद्य योग्य है। ये राज्य उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है लेकिन इसका फैसला अदालत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगा और राष्ट्रीय पदकाल के द्वारा इन्हें निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएम श्री योजना कब शुरुआत हुआ था? इसकी शुरुआत जो है, अगर बात करें इसकी फुल फॉर्म, तो पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया हो जाएगा और इसका उद्देश्य स्कूलों के गुणात्मक रूप से मजबूत करना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करना है और उन्हें समय के साथ अनुकरणीय स्कूल बनाना है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में शुरू किए गए पीएम श्री योजनाएं एक केंद्र समर्थित पहल है जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने हेतु वर्तमान स्कूलों में सुधार करके लगभग इसके प्रयासों से शुरू किया गया है।
तो ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बुक का बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर बाय कर लीजिएगा। और चाहे आप फ्लिपकार्ट या अमेजन कहीं से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।